प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रसव के बारे में और दुग्ध स्रवण। प्रसव यानी शिशु जन्म, जो ये पिछले क्लास में हम लोग देखे थे यहाँ तक कि प्रेगनेंसी 9 महीने का ये गर्भावधि पूरा कर लिया है, यानी जो गर्भावधि होता है या जिसको जेस्टेशन पीरियड करते हैं, ये जो फिटस शिशु अब ये तैयार है जन्म के लिए। इसी को प्रसव कहते हैं, इसी को पार्चुरेशन कहा जाता है। और जन्म के तुरंत बाद दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये प्रसव है, इसको कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे? तो गर्भ के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है, इसको शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। तो ये जो गर्भ देख रहे हैं टोटल, जिसमें केवल शिशु बाहर नहीं निकलेगा, शिशु के साथ जो उसके बाहर जो टोटल स्ट्रक्चर है प्लस जो प्लासेंटा है, वो भी क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। तो प्रसव क्या हो गया कि गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया, गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया, बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? शिशु जन्म क्रिया को शिशु जन्म या इसी को प्रसव, या इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पार्चुरेशन कहा जाता है। इसी को पार्चुरेशन कहा जाता है। तो पार्चुरेशन कहा जाता है। अब यह जो पार्चुरेशन है, ये जो गर्भ था वो कितने दिनों तक, मनुष्य की जो सगर्भता या गर्भावधि होती है, उसका औसत अवधि क्या होता है? ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं कि मनुष्य का जो जेस्टेशन पीरियड है यानी गर्भावधि है, वो कितने दिनों का होता है, या कितने महीने का होता है, या कितने सप्ताह का होता है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या कि मनुष्य की सगर्भता या इसी को आप कह सकते हैं क्या? गर्भावधि का मतलब हो गया जेस्टेशन पीरियड का औसत समय। ये जो है, ये जो गर्भावधि है, इसका जो औसत अवधि होता है वो लगभग कितने का होता है? औसत अवधि तो 9.5 माह। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, 9.5 मंथ का होता है। या इसी को आप दिन सप्ताह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 9.5 महीना, 9 से 9.5 महीने के बीच का ये अवधि होता है। तो इसका जो समय हो गया, इसको सप्ताह में करिएगा तो लगभग 36 से लेकर के 37 सप्ताह। एक मंथ में 4 सप्ताह लगभग हुआ, तो 9 × 36, तो इतना हो गया सप्ताह। या दिन में अगर कैलकुलेट करें तो 9 या 27, 270 से 280 के बीच में, या 270 से 280 दिनों का होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि मनुष्य की जो सगर्भता अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है। अब ये कैसे होता है? ये जो गर्भ है, बच्चा है, वो अब बाहर कैसे निकलेगा? तो इसकी क्रियाविधि, तो इसमें होता क्या है कि सगर्भता के अंत में, यानी ये जब पीरियड पूरा कर लेगा 9 महीने से बाद, तो
इसके गर्भाशय तथा प्लासेंटा में जोरदार संकुचन होने लगता है। वो तैयार हो गया है बाहर निकलने के, तो इसकी सूचना भेजना है। सूचना कहाँ भेजना है? तो वह भेजना है हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसको सूचना भेजना है। तो कैसे भेजाएगा कि जब सगर्भता अंत हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तो इसके गर्भाशय की जो दीवार होती है, गर्भाशय की दीवार तथा प्लासेंटा में संकुचन स्टार्ट हो जाता है। और संकुचन स्टार्ट होने का सूचना एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। जटिल तंत्रिका और इंडोक्राइन का मतलब हो गया कि ये जब गर्भाशय में संकुचन होगा तो तुरंत उसकी सूचना तंत्रिका तंत्र के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को चला जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वहां से एक हार्मोन स्रावित होगा और वह हार्मोन, उस हार्मोन को हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जब होगा, स्रावित होगा, तो इसी क्रिया को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। उसके द्वारा ये क्या करते हैं कि गर्भ से सूचना क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र द्वारा ब्रेन को चला गया। देखिए इस डायग्राम में सूचना जो है ब्रेन को चला गया। अब ब्रेन से सूचना, ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हार्मोन सिक्रीट हुआ ऑक्सीटोसिन, और वही ऑक्सीटोसिन अब यूटेरस के जो दीवार होती है उसके मांसपेशियों पर कार्य करता है, जिससे जोर जोर से गर्भाशय के में संकुचन होता है और संकुचन से और ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है और धीरे धीरे करके वो जो है गर्भाशय में तीव्रतर संकुचन करता है और शिशु का जन्म हो जाता है। तो यह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यह इसमें अभी बताए हैं कि यहाँ शुरुआत कैसे होता है, तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जिसको ये तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी अब हम लोग देखेंगे क्रियाविधि। क्रियाविधि हो गया। क्रियाविधि में क्या है कि सगर्भता के अंत में, यानी ये अवधि पूरा करने के बाद सगर्भता के अंत में इसकी जो शुरुआत होगी, सगर्भता के अंत में ये क्या होती है कि गर्भाशय में जोरदार संकुचनों, जोरदार इसमें क्या होता है, संकुचन होता है और संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकलता है। तो सगर्भता के अंत में गर्भाशय में जोरदार संकुचनों, कॉन्ट्रैक्शन, जोरदार संकुचनों से जो गर्भ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। संकुचनों से गर्भ बाहर निकलता है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो इसका जो संकेत है कि गर्भ अब पूर्ण विकसित हो गया है, यह क्रिया अब शुरू होता है। यह क्रिया एक जटिल अंतःस्रावी तंत्रिका अंतःस्रावी, तंत्रिका तंत्र पहले काम करेगा, तंत्रिका अंतःस्रावी में क्रियाविधि पर काम करता है। तंत्रिका अंतःस्रावी को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो एंडोक्राइन क्रियाविधि पर कार्य करता है। यहीं से ये शुरुआत होता है। अभी बोले हैं कि गर्भाशय की जो दीवार होती है वो उसमें संकुचन होता है, तो उसकी सूचना ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड को जाती है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है।
तो अब ये शुरुआत कैसे होता है, तो ये शुरुआत के लिए क्या होता है कि प्रसव के लिए जो संकेत है, प्रसव के लिए संकेत कहाँ से शुरुआत हो रहा है, प्रसव के लिए जो संकेत है वो पूर्ण विकसित गर्भ तथा जो प्लासेंटा होता है उसी से उत्पन्न होता है, वहीं से शुरुआत होता है। तो संकेत पूर्ण विकसित, और पूर्ण विकसित होगा तो नहीं होगा गर्भ, पूर्ण विकसित गर्भ एवं पूर्ण विकसित गर्भ एवं प्लासेंटा, प्लासेंटा को अपरा भी कहा जाता है, पिछले क्लास में हम लोग इसको देखे थे। प्लासेंटा के द्वारा ये क्या होते हैं, शुरू होते हैं, प्लासेंटा के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ से सिग्नल जनरेट हो गया, जो क्या करेंगे कि गर्भाशय में माइल्ड का मतलब हल्का गर्भाशय संकुचनों को ये प्रेरित करता है, और वह जो गर्भाशय में हल्का का मतलब माइल्ड संकुचनों को प्रेरित करता है, यहीं से शुरुआत होता है, इनिशिएट होता है, संकुचनों को प्रेरित करता है। तो जब ये गर्भाशय में संकुचन हुआ तो वहां से एक सिग्नल जनरेट होगा, जिस सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इसको कहा जाता है। संकुचनों को प्रेरित करता है, जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, यानी ये एक तरह से प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्त का मतलब हो गया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है ना। तो इसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो जब ये सूचना इस तरह से चला गया तो इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन स्रावित करेगा। इस क्रिया में पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, जिसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्रिया में पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। और यही ऑक्सीटोसिन अब क्या करेगा कि गर्भाशय की जो पेशी होते हैं उस पर जोर जोर से संकुचन कराएगा। स्राव होता है जो गर्भाशय यानी यूटेरस, जो गर्भाशय के पेशी माने मांसपेशी जो होते हैं, उसके गर्भाशय के पेशी पर जोरदार या जोर जोर से संकुचन करता है, जोर जोर से संकुचन करता है। तो जोर जोर से संकुचन करेगा तो और अधिक ऑक्सीटोसिन आ जाएगा और गर्भाशय में तीव्रतर संकुचन करेगा। जोर जोर से संकुचन करता है। उसके बाद कहता है क्या कि लगातार संकुचन होने से ज्यादा ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, और जिससे होता क्या है, जिससे गर्भाशय में
गर्भाशय में तीव्रतर संकुचन होता है, बहुत तेजी से संकुचन होता है, तीव्रतर संकुचन होता है। और तीव्रतर संकुचन होने से क्या होता है कि जो शिशु होते हैं उसका जन्म हो जाता है, और शिशु के जन्म के बाद प्लासेंटा भी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये हो गया, तीव्रतर संकुचन होता है। उसके बाद इसको लिख लीजिए, तो यहाँ देखें क्या अभी कि इसमें अंतःस्रावी तंत्रिका अंतःस्रावी सूचना भेजा गया ब्रेन को, जिससे ऑक्सीटोसिन आया। ऑक्सीटोसिन जो है यूटेरस के दीवार में जोरदार संकुचन करता है, जोरदार संकुचन होने से और ऑक्सीटोसिन आता है, जिससे और तीव्रतर संकुचन होता है, और जो गर्भाशय की जो ग्रीवा नाल होती है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वो फैल जाता है और शिशु का जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उसी का पार्ट जो बचा हुआ है कि तीव्रतर संकुचन से ये सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स में फैलाव होता है, तथा गर्भ बाहर निकल जाता है। अब कहता है कि गर्भ के निकलने के बाद यानी शिशु जन्म के बाद, गर्भ निकलने के बाद तुरंत जो प्लासेंटा बना था अपरा, शिशु को जो पोषण दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, CO2 को बाहर निकाल रहा था, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है, नाभि रज्जु, वो सब बाहर निकल आता है। तुरंत बाद प्लासेंटा भी गर्भाशय से बाहर निकल आते हैं, और इस तरह से प्रसव पूरा होता है, गर्भाशय से बाहर निकल आते हैं। तो ये हो गया प्रसव। अब प्रसव के बाद देखना है दुग्ध स्रवण। दुग्ध स्रवण जो है, दुग्ध स्रवण को कहा जाता है लैक्टेशन, यानी गर्भावधि के अंत से ही जो स्तन ग्रंथियां होती है, उसमें मेमरी ग्लैंड्स में दूध का निर्माण शुरू हो जाता है, और जब शिशु का जन्म होता है तब तुरंत इसकी सूचना ब्रेन को चली जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर चली गई। लेकिन अब इससे दूसरा हार्मोन निकलेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL। और प्रोलैक्टिन हार्मोन देखिए इसमें कि किस तरह से शिशु के द्वारा स्तनपान करने पर इसकी सूचना ब्रेन को चली जाती है, और वहाँ ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन सिक्रीट होता है जो मेमोरी ग्लैंड पर काम करता है, और ये अंडाशय पर भी काम करता है, अंडाणु को बनने नहीं देगा उसमें। तो लगभग 6 महीने की अवधि तक जो माताएं शिशु को स्तनपान कराती हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं होगा तो उसमें अंडाणु का भी निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि गर्भावधि के अंत में स्तन ग्रंथियों, जिसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं, स्तन ग्रंथियों में मिल्क का निर्माण, दूध का
निर्माण शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या करेगा कि दुग्ध निर्माण या जो उसका स्राव है वो किसके द्वारा प्रेरित होगा, तो ही पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है। यह क्रिया पीयूष ग्रंथि, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन, वो जो हार्मोन स्रावित करेंगे, स्रावित हार्मोन जिसको कहते हैं PRL, PRL का मतलब हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा, प्रोलैक्टिन द्वारा होता है। तो यह क्रिया जो है होती है लैक्टेशन, जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ये होता है। अब यहाँ पर सबसे नोट करने वाला बात है जो परीक्षा में आता है कि दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों, यानी जो पहला मिल्क है, दूसरा मिल्क जो माता के स्तन ग्रंथि से निकलता है, उस प्रथम दूध को क्या कहते हैं, प्रथम स्तन्य कहते हैं, यानी उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और उस दूध में बहुत ज़्यादा कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी रहता है, जो बच्चों में, शिशु में रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करते हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो सलाह देते हैं इस दूध के स्तनपान कराने के लिए प्रथम दिनों के, या फर्स्ट जो मिल्क होता है जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उस दूध को पिलाने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, ताकि बच्चे में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दुग्ध स्रवण के प्राथमिक दिनों के दूध को, माने उस दूध को क्या कहा जाता है, प्रथम स्तन्य दूध को प्रथम स्तन्य को आप याद रखेंगे कोलोस्ट्रम। यहाँ पूछता है परीक्षा में कोलोस्ट्रम क्या है, या जो माता का जो प्रथम दूध होता है जो प्रसव के बाद निकलता है उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। तो प्रथम दूध को क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और इसमें क्या रहते हैं कोलोस्ट्रम में, तो कोलोस्ट्रम में अनेक प्रकार के प्रतिरक्षी रहते हैं, अनेक प्रकार के प्रतिरक्षी का मतलब हो गया एंटीबॉडी, इसको एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी रहते हैं जो काम क्या करेंगे, तो जो शिशु में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, जिससे बच्चे में सूक्ष्म जीवों से, बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है या होता है। तो इस तरह से ये कोलोस्ट्रम हो गया। अतः प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक है। कंक्लूजन यही हो गया। अतः प्रसव के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक है, क्योंकि उस दूध में यही प्रतिरक्षी तंत्र पाए जाते हैं, आवश्यक होता है। तो इस तरह से
यह जो टॉपिक है ये समाप्त हो गया और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया मानव प्रजनन का, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न टॉपिक्स को देखा। नर प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र, युग्मक का निर्माण, आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद जो है उसका निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका गर्भावधि माने जो अंगों का निर्माण, और अंत में जो है प्रसव और दुग्ध स्रवण। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे।